हफ्सा जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे इस चैनल पर, इस स्ट्रीम पर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन। और माई सेल्फ हफ्सा, और आपको स्पेशल थैंक यू कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है मुझे अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू सो मच साहिल सर। थैंक यू, थैंक यू। हफ्सा जी, मैं तो टू बी ऑनेस्ट, मुझे आपके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। मेरे ख्याल से एक स्ट्रीम में अमित ने मुझे कहा था कि आपको इनवाइट करे इस्लाम से इंसानियत तक वाले एपिसोड में, और फिर इसी तरीके से मैंने आपको कांटेक्ट किया और आपने भी हमारी दावत को कबूल की। उसके लिए सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। हाँ सर, थैंक यू सो मच। मैं चाहती थी कि जो मेरे मेरे साथ हुआ है ना, वो बाकी लड़कियों को ना फेस करना पड़े, क्योंकि हर एक एक्स मुस्लिम की खुद की कहानी होती है। बिल्कुल। हफ्सा जो है ये हमारे रसूलुल्लाह की एक बीवी का भी नाम है। हजरत उमर की बेटी बेटी थी हफ्सा। और एक आयत जो है वो हफ्सा हजरत हफ्सा की वजह से ही उतर गई कुरान में। सूरह तहरीम की आयत नंबर 1, जहाँ पे अल्लाह कहता है कि ए रसूल, आप अपने ऊपर उस चीज को हराम कैसे कर सकते हैं जिसको अल्लाह ने हलाल की है। तो वाकया ये था। इसमें एक्चुअली दो वाकया आते हैं, लेकिन ये वाला जो वाकया है हफ्सा वाला, इसको मोमिन लोग शर्माते हैं बोलने के लिए। लेकिन जो तफसीर दान है, तफसीर लिखने वाले हैं, उन्होंने तो लिख दिया। अब तुम लाख उसको तो बचने की, उससे जान छुड़ाने की कोशिश करो, लेकिन जो वाकया दर्ज दर्ज हो गया है वो तो हो गया है। हुआ ये था कि मारिया किप्तिया, जो कि रसूलुल्लाह की बांदी है, बांदी मुबारक, तो वो हफ्सा जो है वो उनका घर था। रसूलुल्लाह ने हफ्सा को शायद अपने डैडी के वहां भेजा, हजरत उमर के पास। और वही हजरत उमर जो हजरत सौदा को सुकून से पॉटी मुबारक भी करने नहीं देने जाने देते थे। तो वो उन्हीं की बेटी, वो रसूलुल्लाह ने उनको भेजा और हफ्सा के जो घर में, उनके बेड में मारिया किप्तिया के साथ हम बिस्तरी की। तो वो हफ्सा आ गई वहां पे, तो हफ्सा ने तब पकड़ लिया। तो वहां पे रसूलुल्लाह ने हफ्सा से कहा कि यार आप प्लीज ये बात किसी को ना बताएं। तो अब हफ्सा ने क्या किया, वो बात जाके हजरत आयशा को भी बता दिया। और हजरत आयशा तो आपको पता है कितनी छोटी अम्मी हमारी सबकी, उम्मत मुस्लिमा की अम्मी है। तो हजरत छोटी अम्मी ने, उनका एटीट्यूड रसूलुल्लाह को पता था। तो रसूलुल्लाह ने फिर वो कहा कि भाई अब से मैं फिर ये काम नहीं करूंगा मारिया किप्तिया के साथ। हालांकि इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि आप जो है वो लौंडी के साथ, गुलाम के साथ, बांदी के साथ आप हम बिस्तरी कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं। तो ये हलाल चीज थी। अब रसूलुल्लाह ने उसको अपने ऊपर हराम कर लिया, तो अल्लाह ने कुरान में आयत उतार दी कि बीवियों को खुश करने के लिए इस तरीके की चीज आप नहीं कर सकते हो। क्या डर है आपको कि आपकी बीवियां नाराज हो जाएंगी? उसका टेंशन नहीं लेने का। जो हलाल है हलाल है, बीवी राजी हो या नाराज हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो खैर बात मैं ही बोलते रहूंगा तो जो हमारी मेहमान है उनको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तो अफसा जी, जैसे कि आप जानती हैं कि जो इस एपिसोड में, इस सीरीज में आता है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई इस्लाम तक की आपकी क्या कहानी है। जब तक अब इस्लाम में थी कितना कुछ फॉलो करती थी, क्या घराना था, रिलीजियस था, नॉन रिलीजियस था, कितना आप फॉलो करती थी। और कोशिश करिएगा कोई भी ऐसी डिटेल्स ना बताए आप जिससे आपकी आइडेंटिटी रिवील हो जाए। प्लीज गो अहेड अफसा जी। हाँ, तो मैं एक सुन्नी घराने से बिलोंग करती हूँ और मेरी फैमिली भी कट्टर ही है। तो इस बात का मुझे डर है, इसलिए मैं शायद बहुत ज्यादा कुछ अपने बारे में नहीं बोल सकती, लेकिन मेरी जर्नी के बारे में मैं खुल के बता सकती हूँ। बिल्कुल, प्लीज गो अहेड। हाँ, तो मैं मानती थी इतना कि मैं पहले से हमारे दिमाग में ना ये घुसा दिया जाता है कि जो इस्लाम है इसका मतलब ही पीसफुल है। हम किसी पे कोई गलत चीज नहीं कर सकते,
हम किसी और के साथ गलत काम नहीं कर सकते, हमें पीसफुल रहना चाहिए। हमें मतलब भाईचारा की बात नहीं सिखाई जाती थी, बस इतना सिखाया जाता था कि हमें पीसफुल रहना अपने में। और दूसरी चीज ये सिखाया जाता था कि जो मतलब बाकी जो है हमारे यहाँ पे ना, मतलब हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे क्रिश्चियन नहीं थे, एक भी नहीं था, एक भी घर यहाँ पे क्रिश्चियन नहीं था, हिंदू और मुस्लिम था। तो मुझे सिखाया जाता था, मतलब मेरे घर पे, कि जो हिंदू होते हैं वो लोग शिर्क करते हैं और ये सबसे बड़ी गुनाह है, तो वो लोग काफिर है, तुम अगर उनसे दोस्ती रखोगे तो तुम भी जहन्नम में जाओगे, तो तुम्हें नहीं रखना, उन लोगों से बात मत करो। तो हम बहुत ज्यादा बात नहीं करते थे उन लोगों से, लेकिन स्कूल में अब पढ़ते थे, ठीक है, तो स्कूल में पढ़ते थे तो वहां पे तो सब जाते, तो हमारे स्कूल में ना हमें वही भाईचारा वाली बात सिखाई जाती थी, सेकुलरिज्म वही। तो वहां पे ना थोड़ा बहुत हेल्प के लिए वहां पे बात कर लेते थे, लेकिन घर पे अगर किसी को पता चले कि हाँ बात कर लिए, तो घर पे थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता था। जैसे और एक चीज है कि बुरखे के लिए मैंने बहुत बार मार भी खाई है, कि मैं कभी नहीं पहनी तो बहुत बार मार भी खाई है। हमें ना बचपन से जब पसंद तक नहीं था हमारा क्या एज, बुर्का? हाँ मैं पहनती थी। मतलब आपको पसंद नहीं था क्या? मार क्यों खाया? नहीं नहीं पहनने पसंद था, पे? वो जबरदस्ती वाला पहनना पड़ता था। अच्छा, अरे लेकिन आप तो क्वीन है आप। और वो क्या क्या कहते हैं उसको, अगर चॉकलेट जो है या टॉफी जो है वो बिना पेपर के अगर रहे तो फिर मक्खियां आती है, उसमें चींटी आ जाती है, और वो इस वजह से उसको ढक के रखना चाहिए। तो आपको ये लॉजिक समझ में नहीं आया था कि ये आपकी सेफ्टी के लिए है? आपको पसंद क्यों हाँ नहीं था बुर्का? हाँ सर, वो भी मैं बताऊंगी आगे जाके। तो हम्म। हमारे घर पे जो ये सब चीजें सिखाई जाती थी ना तो हमें साथ साथ ये भी बताया जाता था कि तुम्हें रहना कैसे है। आप जो बोल रहे हो ना कि ये चीज तुम्हें नहीं समझ आए, तो हम हमें ये सिखाया गया था कि हाँ तुम्हें ये सब करना है, लेकिन मुझे यार घुटन सा होता था, मुझे कॉन्फिडेंट नहीं मिलता था, तो मुझे नहीं पसंद था, तो इसलिए मैंने बहुत बार मार भी खाई है। और जब यही क्वेश्चन मैंने किसी को किया था कि एक चीज और एक मतलब इंसान में क्या कोई फर्क नहीं है, जब मुझे चॉकलेट नहीं, मुझे लीची का एग्जाम्पल देके समझाया गया था ये, कि अगर लीची जो पीला कर दो तो वो गंदे हो जाते, सड़ जाते बहुत जल्दी, वैसे लड़कियों को अगर खुले में रखो, मतलब नंगापना बोला जाता है डायरेक्टली, नंगापना हम्म। करो तो फिर सड़ जाओगे बहुत जल्दी, और जहन्नम में जाओगे तो अलग बात है, लेकिन इस दुनिया में भी सड़ जाओगे। तो मैंने कहा वो एक चीज है और मैं एक इंसान हूँ, उसके अंदर दिल नहीं है, उसके अंदर जान नहीं है, मेरे अंदर दिल भी है, मेरे अंदर जान भी है, और मेरे अंदर मर्जी नाम की भी कोई चीज है, अगर मुझे नहीं पसंद तो मैं नहीं पहनूंगी। यही बात रखने के लिए मैं 2-3 दफा मार भी खा चुकी हूँ कि नहीं बोलना चाहिए बोल के। ओके। हाँ सर। ठीक है, फिर क्या हुआ? हाँ तो मैं पहले से बताऊं कि स्टार्टिंग से मेरे साथ हाँ क्या हाँ क्या हुआ। हाँ हाँ, स्टार्टिंग से बताइए बताइए हाँ, बताइए। तो हमारे यहाँ ना लड़कियों के 10 साल और लड़कों का 12 साल, ठीक है, ये जो एज होते हैं इसके बीच तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो, तुम्हें कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मेरी जब एज 10 हो गई, मतलब मैं तब क्लास 6 या 5 में पढ़ती थी शायद, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि तब से ही मतलब बचपन से ही मेरी शादी फिक्स थी, ठीक है, मेरे कजन के साथ, मतलब मेरा फूफू का बेटे के साथ और एक खाला के बेटे के साथ, दोनों बोलते थे कि मैं अपने बेटे से शादी करवाऊंगा, वो बोलते थे अपने बेटे से करवाऊंगा। तो अब मम्मी खाला के बेटे को सपोर्ट करती थी और मेरे जो पापा थे वो फूफू के बेटे को सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो खुद की बहन थी उनकी। तो वहां पे जाके तब यार बचपन में था, तो मुझे लगा बड़े होंगे तो पता नहीं क्या होगा, तब देखा जाएगा, तो उतना तब नहीं पता था। बाद में जाके ये चीज ना मुझे बहुत सफर करनी पड़ी, वो मैं बताती हूँ आगे। तो 10 साल तक मेरा लाइफ एकदम नॉर्मल चला, जैसे नॉर्मल सबकी होती है वैसे ही। लेकिन मैं घर पे देखती थी, कोई भी काम होता है, कोई भी चीज होती है घर पे, अगर कोई डिसीजन लेना होता है ना, तो मेरी पापा की भी 2 शादी है, वो मेरी मम्मी की कुछ फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से हुई है। तो मतलब पापा की जो दूसरी वाइफ है, मैं उनको छोटी मम्मी बोलती हूँ, तो छोटी मम्मी को ना अपने बात नहीं रखने दिया जाता था कि तुम डिसीजन नहीं ले सकती हो, जो भी डिसीजन लेंगे घर के मर्द लेंगे, मतलब मेरे पापा लेंगे, ठीक है। तो ये पहले से फिक्स था। तो जी। इसमें मुझे थोड़ा बहुत लगता था यार ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़का लड़की तो बराबर है, हमें तो स्कूल में यही सिखाया जाता है, यार यहाँ पे क्यों नहीं। तो मैं क्वेश्चन तब नहीं उठा पाती थी, उतना हक नहीं था हमें कि क्वेश्चन उठाओ, तुम दिन के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे गुस्तखी कर दोगे, ऐसी वाली बात थी, तो हम नहीं उठाते थे।
तो इसके बाद जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो पापा ने जबरदस्ती बोले कि नहीं अभी तुम्हें हिजाब पहनना पड़ेगा, बुर्खा पहनना पड़ेगा, बाहर जाओ तो। और बाहर मतलब हमें सिर्फ स्कूल और ट्यूशन के लिए भेजा जाता था, ठीक है। तो हम मतलब बुर्खा पहनने लगे, हिजाब पहनने लगे। स्कूल में हमारा बुर्खा अलाउ नहीं था क्योंकि वहां पे एक ड्रेस कोड होता है, तो उस ड्रेस कोड के हिसाब से तुम हिजाब पहन सकते हो लेकिन बुर्खा नहीं पहन सकते, क्योंकि हिजाब पहनने के लिए मना नहीं कर सकते क्योंकि बिलीफ सिस्टम के ऊपर है। तो हिजाब पहन के रखते, जैसे कि ड्रेस पहन लिया, उसके ऊपर सर ढकने के लिए कोई और एक्स्ट्रा दुपट्टा ले लिए, ऐसा होता था, ठीक है। लेकिन लड़कों के लिए ऐसी कोई चीज नहीं थी। लड़कों के लिए जो भी चीज है सिर्फ ऐसे सुन्नत है, तुम करो तो अच्छा, नहीं करो तो कोई बात नहीं। लड़कियों के लिए हर एक चीज फर्ज है, क्योंकि हमें बचपन से बताया गया है जो भी जहन्नम मतलब जहन्नम में जाएगी जितनी भी, वो ज्यादा से ज्यादा लड़की होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह लड़की करती है, सबसे ज्यादा जिना लड़की करती है, ये बताया गया है। तो हमें संभाल के रहना चाहिए क्योंकि हमें जहन्नम में नहीं जाना है। तो मैं बचपन से ऐसे मुस्लिम फ्रेंड थे, नॉन मुस्लिम फ्रेंड को मैं नहीं रखती थी क्योंकि वो शिर्क करते, गंदे होते, काफिर होते, तो हमें नहीं रखने दिया जाता था। तो इसके बाद जब थोड़ी थोड़ी करके बड़ी हुई तो 11 साल के बाद मैं बुर्खा हिजाब जो भी था मैं जबरदस्ती था तो पहनने लगी। तो तब शादी वादी की बात बहुत ज्यादा बढ़ गई क्योंकि मेरा एज 20 बोल रही 12 हो गया, ठीक है। अब शादी करना ही होगा, 12 हो गया, मेंस्ट्रुएशन भी आ गया, अब शादी करना होगा, बस खत्म बात, घर पे बात होगी, सब कुछ एकदम फिक्स्ड। अब 12 किसी साल शादी में? होगी। हाँ 12 साल में, तब मैं क्लास 8 में वाह। पढ़ती थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो क्या हुआ कि तब मेरी शादी फिक्स हुई और बोला कि मतलब करना ही है। और जब हम क्लास 8 में पढ़ते थे ना, तभी स्कूल में एनजीओ के बारे में पता चला। एक कोई एनजीओ था, जो मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन वो एनजीओ था जब मेरे स्कूल में गया और वहां पे जाके बताया कि ये जो होता है बैड टच गुड टच होता है, पॉक्सो आइन वगैरह होता है और ये सब कुछ होता है। मुझे मतलब डिटेल्स में बताया गया कि लड़की की एज ये होनी चाहिए, लड़के की एज होनी चाहिए, रीजन सब कुछ वगैरह वगैरह बताया गया। और मुझे साथ साथ ये भी पता चला कि आप अगर जल्दी शादी करवाने के लिए कोई फोर्स करे तो आप खुद कंप्लेन कर सकते हो पुलिस स्टेशन में जाके, या फिर किसी और से भी करवा सकते हो और तुम्हारे घर वालों को लॉकअप में भेजा जाएगा। ये मुझे पता चला और हमें हर किसी को, जो हमारे यहाँ का पुलिस ऑफिसर थे, मतलब थाने के जो इंचार्ज थे, उनका नंबर दिया गया और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नंबर थे वो दिया गया कि अगर ऐसा होता है तुम्हारे साथ तुम कॉल कर लो, एक बस कॉल करके बता दो कि कहाँ पे हो, क्या नाम है तुम्हारा, इतना बता दो और ये प्रॉब्लम हो रही है। और खुद नहीं कर पाओ तो किसी और से बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने घर पे आके जब सुना ना कि हाँ चलो ये तो बात हद से बढ़ रही है, तो मैंने घर पे ना आके, क्योंकि हमें तो सिखाया था कि डरो, है ना, अल्लाह से डरो, बचपन से तो यही सिखाया जाता है। तो मैंने ना डराया, मैंने कहा अगर तुम लोग ये करोगे तो मैं पुलिस को जाके बता दूंगी, तुम लोगों को सब पुलिस पकड़ के लेके जाएंगे, अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना। हाँ, तो मैंने डरा दिया। तो पापा ने बोले कि चलो ठीक है, आप 5-6 साल वेट कर लेंगे, क्योंकि बात आ गई कॉन्स्टिट्यूशन की, पुलिस की, तो पुलिस तो मतलब पकड़ के लेके गई तो छोड़ेगी की बात तो है नहीं। अब और खुद की बदनामी हो गया अलग से, तो वो हो गई, मतलब शादी की बात हो गई चुप, लेकिन फिक्स था कि किससे करना है, ठीक है। तो मैं उसी टाइम मतलब कुछ महीने बाद छुट्टी था स्कूल का, मैं गई फूफू के घर। वहां पे जाके मेरे साथ सबसे घटिया चीज हुई, वो था जिसके साथ मेरी शादी फिक्स था, वो मेरे से 1 साल छोटा था, लेकिन मेरे से शादी फिक्स थी। तुम्हारे से छोटा था वो? हाँ, मेरे से 1 साल छोटा था। अच्छा, मतलब वो 11, आप अगर 12-13 साल की थी तो वो 11-12 साल का था। 11-12, हाँ उतना ही था। तो क्या हुआ कि उसने ना मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश की पहली बार। तो पहले मैं बहुत डर गई कि मैं कैसे बताऊंगी घर वालों को, अगर बता दिया और उनको अगर पता चल गया कि मैंने मतलब उस टाइम पे बुर्का नहीं पहनी थी, मैंने सिर्फ दुपट्टे ले रखे थे, अच्छे से सर कवर नहीं कर रखी थी, उनको पता चल गया तो ऊपर से मारेंगे अलग और मुझे ही गाली देंगे कि तूने ऐसा कैसे लिया, ऐसा हुआ, अगर तूने पहन के रखता तो कुछ नहीं होता, है ना, लड़कियों की तो यही प्रॉब्लम होती है। तो मैंने वो नहीं बता पाई, फिर मैं वहां पे 1 हफ्ते रही, फिर मैं घर आ गई। तो उसके बाद ना मेरे एक दिल में था कि यार मैं किसको बताऊं, क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। तो मैं ना पढ़ाई में पहले से बहुत ज्यादा अच्छी थी, मेरे घर पे उतना अलाउ नहीं था कि तुम बहुत अच्छे से पढ़ो और हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं था। मैं हर साल फर्स्ट आती थी, तो मेरे स्कूल के टीचर मुझे बहुत हेल्प करते थे पढ़ाई में। जैसे कि बुक्स मेरे घर से बहुत ज्यादा नहीं खरीद के दिया जाता था, जितना जरूरत होती थी कि हाँ क्लास में यही बुक्स टेक्स्ट बुक लगेंगे, वो स्कूल से दिया जाता था, और एक्स्ट्रा बुक मुझे खरीद के नहीं देते थे। जितना भी होता था, मुझे स्कूल जो टीचर थे वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, खुद की बेटी जैसे, उनका भी एक बेटी थी, वही बोल के, तो मुझे बुक्स वगैरह जो भी जरूरत की चीज है ना वो खरीद के लेके देते थे, ठीक है। तो मुझे वहां से हेल्प मिल जाती थी।
तो मैं ना हर साल टॉप करती थी। मुझे एक ही चीज चाहिए था कि मेरे पापा को लड़की नहीं पसंद, मेरे घर पे किसी को नहीं पसंद, क्योंकि लड़की होगी तो बदनामी होगी, लड़का होगा तो नस्ल को आगे लेके जाएगा और पापा को बुढ़ापे में देखेंगे, ये चीज उनके दिमाग में है। तो उस टाइम पे मुझे बहुत बुरा लगता था यार, मेरे पापा बस एक बार मुझे प्राउड से बोल दे कि ये मेरी बेटी है, ठीक है। तो मुझे ये हर साल में चाहती थी कि मैं टॉप करूं और ज्यादा अच्छे से मार्क्स लाऊं, शायद बोल दे प्राउड से कि ये मेरी बेटी है बोल के। और उस टाइम पे ना और एक चीज बता दूं, मैं ना राइटिंग करती थी, मतलब मैं पोएम लिखती थी, ठीक है। तो मुझे शौक था, मुझे अच्छा लगता था। ये तो मतलब खुद के ऊपर होता है ना, तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो तुम लिख रहे हो। तो मेरे साथ भी वही था, मैंने स्कूल में प्रेजेंट किया बहुत जगह, तो मुझे अच्छे रिस्पॉन्स मिलने लगे, ठीक है। बाद में जाके मुझे और ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्स मिलने लगे। लेकिन उस टाइम में जो मेरे साथ हुआ वो मेरे दिल में रह गया। फिर उसके बाद 3-4 महीने बाद मेरा एग्जाम था, तो मैं एग्जाम की प्रिपरेशन लेने लगी और मैं वो चीज भूल गई। तो एग्जाम खत्म हुआ, कुछ महीने बाद मेरी फिर से छुट्टी हो गई, मैं चली गई फिर से फूफू के घर, कम से कम 7-8 महीने के बाद, ठीक है। तब मैं दूसरी क्लास में थी, छुट्टी के टाइम था, तो मैं चली गई उनके घर। तब मेरा शायद वही 14 होगा साल, 14 या 15 साल होगा। तो मैं उनके घर गई, वही चीज ना मेरे साथ दोबारा हुआ। उसी ने वही किया। चीज दोबारा हुआ, उसी ने किया। और वही चीज मतलब सेम ही चीज मेरे साथ हुआ। और मुझे ना, मैं पहले से तो एक चीज हुआ, मैं उससे दूर दूर रहती थी। मैं अच्छे से बुर्का पहन के रखती थी, अच्छे से सर पे एकदम ढक के रखती थी, मतलब एकदम कवर अप करके रखती थी। मुझे डर था कि घर वाले तो यही टॉपिक मुझे उठाएंगे ना कि ये तुम गलत किए, यही जगह पे तुम्हारा लूपहोल्स है। मैं वो चीज में लूपहोल्स नहीं रखी, फिर भी मेरे साथ हुआ। तब मैं मतलब ऐसा हुआ, मैं मतलब एक रूम था उनका ना, 3 रूम था, ठीक है। एक पे जो मेरा भाई रहता था, और छोटे छोटे भाई थे, वो खुद भी पढ़ी लिखी है, फिर भी 4-4 बच्चे हैं। उनसे पूछो तो बोलते कि अल्लाह की देन है, ठीक है। मतलब ये और एक ट्रेजेडी है। तो वहां पे उनके 4 बच्चे थे, तो मेरे साथ जो उनकी खुद की छोटी एक बेटी है वो मेरे साथ रहती थी, और एक छोटा सा बेटा था वो मेरे साथ रहते थे। और दोनों भाई दूसरे कमरे में और उसके मम्मी पापा दूसरे कमरे में, मतलब 3 रूम में हम ऐसे सोते थे। तो मैं रात को सो गई, घर पे सब सो गए, उस टाइम पे उसने मुझे मॉलेस्ट किया आके। और तब मैं बता भी नहीं सकती कि मैं मतलब कैसे, मैं सो रही हूँ उस टाइम में बुर्का पहन के सो जाऊं, नहीं सो सकती ना। और हमारे घर पे ना लड़कियां जब सोती है तो बाहर मतलब अंदर से अगर दरवाजा बंद कर दो, ये अलाउ नहीं है, ये घर का रूल्स है, रिलीजन की बात में बोल रही हूँ। तो ये ऐसा था, तो मैं नहीं लगा के सोई, तो मैं ऐसे सो गई। तो वो आके फिर से वही चीज सेम दोबारा किया। मैंने ना तब भी किसी को नहीं बताया। फिर मैंने सोचा यार उसके घर जाना ही नहीं है, क्योंकि उसके घर जाऊंगी तो फिर से होगा। फिर उसके बाद घर आ गई यार, मैं ये चीज दिल से निकली नहीं, तो मेरा रिजल्ट ना थोड़ा सा आपने उसको खराब हो। मना नहीं किया था? मना तो बहुत बार किए, उसको बोले कि हम ना घर पे बता देंगे, वो बोला कि मेरे तेरे से शादी फिक्स्ड है, घर पे अगर बता भी दे तो कुछ नहीं होगा। तो मैंने सोचा यार ऐसी भी होती है क्या, कि घर पे शादी फिक्स्ड है मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने ना डर के मारे कुछ बोला नहीं। और उसके बाद जब तीसरी बार मतलब कम से कम 1-2 साल तक मैं गई ही नहीं उसके घर, मुझे इतना डर था। उसके बाद फिर मेरी जो आंटी थी वो मुझे बहुत प्यार करती थी, मुझे बुलाया, मुझे बोला कि चल चल। मैंने कहा मुझे नहीं जाना, मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा, मुझे थोड़ी सी तबीयत खराब है बोल के 1-2 बार मैंने उनको टाल दिया। फिर वो मुझे खुद आई लेने के लिए। मैं सोचे यार चलो, तो मैंने कहा कि मुझे ना अकेले नहीं सोना, मुझे ना तुम्हारे साथ सोना है। अब उसके हस्बैंड उसके साथ सोते तो मुझे नहीं सुला सकते थे वो। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, बस तुम मेरे साथ सोगी। तो उन्होंने पहले दिन मेरे साथ सोई, दूसरे दिन वो मेरे साथ सोई, तीसरे दिन वो अपने हस्बैंड के साथ सोने चली गई, और मैं फिर अकेली। तो वही चीज मेरे साथ तीसरी बार हुई। तो मैंने तीसरी बार ना आवाज उठाई, क्योंकि तो मैं थोड़ी सी बड़ी थी, तो मुझे आवाज उठाना मतलब ठीक लगा। तो मैंने ना आंटी को बताया सिर्फ कि तुम्हारे बेटे ना मेरे से ऐसे कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि ये मतलब वो तुम्हारे से शादी फिक्स्ड है उसकी, वो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है, और तुम किसी और को बताना नहीं वरना बदनामी होगी। यही 2 चीज मुझे बताया गया। मुझे इतना बुरा लगा कि तुम अपने बेटी मानते मुझे ऐसे बोल रहे हो, मुझे बहुत बुरा लगा। तो उसके बाद वो दिन गया, फिर उस मतलब नेक्स्ट डे ही सेम चीज हुई। तो मैंने ना, मुझे कहा मुझे घर जाना है बोल के मैं चिल्ला दी वहां पे, मतलब उनके घर पे। तो घर पे सब आ गए, सबको पता चल गया ये सब चीजों के बारे में। तो मैंने कहा कि मुझे घर जाना, दोबारा मैं तुम्हारे घर पे कभी नहीं आऊंगी, मैंने डायरेक्टली बोल दिया। तो उसके बाद मुझे घर पे रख के चले गए। चौथी बार मेरे साथ हुई है, तो मैंने घर पे आके बताया कि ये चीज है। तो घर वाले क्या बोल रहे, एक काम करते ना हम ना तुम्हारी उससे शादी करवा देते, बात खत्म हो जाएगी। अगर बाहर पता चल गया तो फिर बदनामी होगी ना फैमिली की। तो मैंने सोची गलत वो करे यार, भरू मैं
मुझे बहुत बुरा लगा कि यार ऐसे कैसे तुम एक लड़की के साथ ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो उसकी खुद की मेंटल पीस कुछ नहीं होता। इसकी जो ये जो मेंटली इफेक्ट पड़े पता है इस चीज के लिए ना, जब मेरे साथ दोबारा हुआ तो उसके बाद से मुझे पैनिक अटैक आने लगे। मैंने मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दिया। इतना बुरा हाल था मेरा। तो उसके बाद ना मैं नानी के घर गई थी घूमने के लिए, क्योंकि पापा ने बोला कि ये चीज है ऐसे ऐसे है तो शादी फिक्स करवा देते हैं। तो मैंने कहा मुझे उससे शादी बिल्कुल भी नहीं करनी। तो बोलते तू क्या चाहती है कि और भी ज्यादा बदनामी हो, सबको पता चल जाए, फिर तेरी शादी नहीं होगी, फिर हम क्या करेंगे। तो मैं ना इन सब चीजों से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने लगी। तो पापा क्या किया, मुझे नानी घर पे रख के आ गए। ठीक है, अब नानी घर पे मैंने वहां पे जाके ना बताई, तो मेरी मासी जो मेरी खाला है वो उनके बेटे के साथ शादी फिक्स करने वाली थी। वो मेरे पापा को कॉल करके क्या बोल रही है, तुम्हारी बेटी आके ये बोल रही है, और अगर बाहर किसी को पता चल गया तो क्या होगा, या तो इसका मुंह बंद करवा दो या फिर इसकी शादी करवा दो। मतलब इतना गलत हो रहा है मेरे साथ, ऊपर से मुझे ही कोसा जा रहा है इन सब चीजों के लिए। तो मुझे ये मेरे साथ इतना ज्यादा गलत होने लगा ना, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ना सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। मैंने कहा मुझे नहीं जीना, अब मैं इन सब चीजों से लड़ ही नहीं सकती, क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार सेम चीज हो रहा है। मैं कैसे लड़ू, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बाहर में जिसको बता रही हूँ वो लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मैं किसको बताऊं। अगर घर से बाहर किसी को बता दिया, घर वाले मुझे या तो पकड़ के मारेंगे, फिर जबरदस्ती शादी करवा देंगे। तो मैंने ना सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। फिर मैं 3-4 दिन के बाद घर से आई, मतलब घर पे आई, 3-4 दिन में हॉस्पिटल में थी, उसके बाद घर आई। फिर मैंने ना, मतलब मेरे घर वाले मुझे तब भी बात नहीं कर रहे थे मेरे साथ, उनको लग रहा था कि मैं ही गलत हूँ, मैंने ये क्या बहुत गलत किया, बहुत बदनामी हो रही है ये वो। तो मुझे बोले क्या कोई नहीं बात सुनेंगे, हम तुम्हारी शादी फिक्स कर देंगे। मैंने कहा अभी तक मेरी एज 80 हुई ही नहीं है, और अगर तुमने दोबारा शादी की बात की, फिर उस इंसान से शादी की बात नहीं की ना, तो मैं सच में मर जाऊंगी। और इस बार ना मैं कोई लेटर लिख के जाऊंगी और तुम्हारे नाम से, और वो सिर्फ एक को नहीं, मैं 4-5 लोगों को दे के जाऊंगी कि तुम अगर जला भी दो तो कोई और किसी को पता चल जाए। और मैं इतना बुरा करूंगी ना तुम लोगों के साथ, तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि मुझे ना डराने के सिवा कोई और चारा मुझे नजर ही नहीं आया। तो मैंने ना उनको बहुत डराया। तो उसके बाद वो लोग चुप हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ, ये चीज मेरे दिमाग से आज तक नहीं निकली है कि यार मेरे साथ इतना गलत हुआ। जब मैं आवाज नहीं उठाई तब चुप हो गई, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। जब मैं आवाज उठाई तब मेरे खिलाफ बोलने लगे मेरे ही घर वाले। ये हो गई। फिर उसके बाद ना, मतलब पढ़ाई वढ़ाई की, मेरा रिजल्ट बहुत खराब हुआ था। उस टाइम पे मैं इतनी ज्यादा प्रेशराइज हो गई थी ना, सारी चीजों से इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि मेरा रिजल्ट बहुत खराब हो गया। क्लास 11th में भी मेरा रिजल्ट खराब हो गया। तो मेरा क्लास 12 में ऐसा फोकस था कि अब मुझे थोड़ी सी अच्छी पढ़ाई करनी है, मुझे थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट तो करना ही है, क्योंकि अगर मुझे अच्छे कॉलेज में जाना है तो फिर मुझे पढ़ाई करनी होगी। तो मैंने पढ़ाई वढ़ाई की। फिर उसके बाद ना जनरल जैसे कॉलेज होता है उसमें एडमिशन दिलाया गया कि मुझे शादी करवाने बोल के, क्योंकि शादी करवाना है तो लड़की थोड़ी पढ़ी लिखी होती है तो मतलब जल्दी शादी होता है, और दूसरी चीज अच्छे लड़के मिल जाते हैं। ठीक है, तो शादी के बाद दोबारा होने लगी। 18 साल हो गई अब मेरी। अब मैं कंप्लेन करूं तो कैसे करूं, क्योंकि हमें नहीं पता था कि, तब उस टाइम पे नहीं पता था कि कंप्लेन करो तो तुम मर्जी के खिलाफ शादी कर रहे बोल के तुम कंप्लेन कर सकते हो। तो 18 साल हो गई है, अब शादी की बात फिर से हो रही है, मैं कॉलेज में हूँ। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरे ना, मैं राइटिंग करती थी, उसमें ना मुझे थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मतलब थोड़ा नहीं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैं जब कॉलेज में प्रेजेंट की अपने राइटिंग को कोई कंपटीशन था, मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। तो मैं बहुत खुश हुई कि आज घर वालों को बता ही देंगे फाइनली कि मैं राइटिंग करती हूँ। मैं इतना खुश थी, मैं बता नहीं सकती थी। घर वाले को आके मैंने सबसे पहले पापा को बताया, क्योंकि मेरी मम्मी तो थी नहीं, छोटी मम्मी उतना नहीं समझती ना मुझको। तो मैंने पापा को जाके सबसे ज्यादा खुश होकर मैंने बताया, पापा मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है और मैं राइटिंग करती हूँ, आपको पता है। पापा ने क्या जवाब दिया पता है, आप क्या सोच रहे हो कि पापा ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया होगा। पापा ने मुझे बोला, अगर तुम राइटिंग करोगी ना तो तुम मतलब नास्तिक बन जाओगी। और मैं पर्टिकुलर एक राइटर थी जो मुझे बहुत पर्सनली पसंद थी, वो था तस्लीमा नसरीन, क्योंकि वो रिलीजन से बेस से निकल के आई थी, तो मुझे वो पसंद थी तस्लीमा नसरीन। घर पे मुझे वही चीज दोबारा बोला गया कि तस्लीमा नसरीन बन जाओगी, तुम नास्तिक बन जाओगी, धर्म से दूर चली जाओगी, तुम ये नहीं कर सकती हो। तो मेरी जितनी भी डायरी थी राइटिंग की वो सब जला दिया, सब जितने भी थे। यार मेरी टैलेंट है, मुझे इस चीज में आगे जाना था बोल के मैंने आर्ट्स पढ़ाई की है, क्योंकि मुझे ऑनर्स करना था इस लिटरेचर के ऊपर, ताकि मैं और ज्यादा आगे बढ़ पाऊं।
जब मेरे सपने मेरे सामने जल रहे थे ना साहिल सर, आपको बता नहीं सकती मैं कितना रोई और कितने दिन तक रोई हूँ। इतना ज्यादा रोना आ रहा था, इतना ज्यादा मुझे खराब लगा कि खुद का सपना में जलते हुए देख रही हूँ। उतना बुरा तो मुझे किसी और चीज में नहीं लगा था। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा टूट गई कि यार ऐसे कैसे कर सकते हो तुम लोग, फैमिली हो मेरे, तुम अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो ठीक है, लेकिन इतना गलत तो नहीं कर सकते ना तुम लोग मेरे साथ। तो मैंने उनको बोला कि मैं शादी कर लूंगी एक ही शर्त पे, अगर मुझे पढ़ाई कंप्लीट करने दो तो, क्योंकि मुझे ना मतलब क्या बोलते हैं नर्सिंग करना था, ठीक है। तो घर वाले ने बोला कि ठीक है कर लो, लेकिन बस 1 साल के लिए। मैंने कहा 1 साल के बोल रहे 3 साल के लिए करने तो दो। तो पापा ने बोला कि मैं 1 साल के पैसे दूंगा, उसके बाद मैं नहीं दूंगा, अगर तुम उसके बाद कर सकते हो तो कर लो। तो मैंने सोचा कि स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, शायद मैं कर सकती हूँ। तो मैंने ना पापा से बोल के जबरदस्ती करके थोड़ा मतलब थोड़ी बहुत कलेश हुई, ऐसे नहीं कि पापा बहुत जल्दी मान गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने घर पे वही मैंने कहा कि अगर मैं सुसाइड कर लूंगी, इसमें से डर आया फिर से, क्योंकि मुझे एक ही चीज नजर आती थी कि घर वालों को बात मनाने के लिए मुझे डराना है, मुझे यही चीज पता था, मुझे यही रास्ता पता था। तो मैंने डरा दिया, उन्होंने बोला कि ठीक है लेकिन मैं 1 साल की पैसे दूंगी, उसके बाद तुम मर जाओ क्या करो मुझे नहीं पता। मैंने कहा ठीक है चलो ये भी मैं मान लूंगी, क्योंकि अगर मैंने 1 साल भी कंप्लीट कर लिया प्रैक्टिस करने के लिए कोई हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते तो मुझे पैसे मिलेंगे, मुझे पता था। तो उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया, मैं घर से निकली उस टाइम पहली बार बाहर, हॉस्टल में थी। और हमारा हॉस्टल ना मतलब रिलीजन के बेस पे नहीं था। मेरा जो रूममेट था ना वो कोई भी मुस्लिम नहीं थे, हम 4 रूम में रहते थे, 4 लड़कियां, वो मेरी रिलीजन की थी नहीं, ठीक है, मतलब हिंदू ही थी। तो मुझे इन इतने गंदे चीजों से जब बाहर निकल के आई, जब मैं हॉस्टल में पहली बार गई, तो मुझे उस टाइम पे पता चला कि लड़की की भी इज्जत होती है, लड़की की भी हक होती है, उनकी खुद की मर्जी होती है। तो मुझे पहली बार पता चला, मुझे इतना इंडिपेंडेंट फील हो रहा था ना, मुझे लग रहा था कि बस ऐसा मेरे घर पे मैं दोबारा नहीं जाऊंगी। इतना ज्यादा मुझे घर से नफरत होने लगी, मुझे इतना ज्यादा नफरत होने लगी मैं बता नहीं सकती। तो उस टाइम पे ना मुझे एक चीज फील हुई, यार इंसान इतने गलत क्यों कर सकते हैं, क्यों। और मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगी, मतलब पढ़ती थी, वो लड़की 5 वक्त की नमाज पढ़ना बंद कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें ना हक नहीं है, लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं है। हमें हमेशा पाबंदी में रखा जाता है, एनवेलप में पैक करके, बुरखे में पैक करके, ये बोल के कि अगर तुम पहले बात तो घर वाले, दूसरी बात हस्बैंड की बात मानोगे तो ही जन्नत में जाओगे, और अगर अल्लाह रसूलुल्लाह के अंधाधुन फॉलो करोगे, अगर तुम कुरान को रट्टा मार के पढ़ोगे तो तुम जन्नत में जा सकते हो, ये बताया जाता है हमें। इस्लाम के बारे में सिर्फ इतना बताया जा सकता है कि इस्लाम सबसे अच्छा खूबसूरत एक मजहब है, जिससे खूबसूरत कोई और चीज हो ही नहीं सकता। अल्लाह के ऊपर कोई भी नहीं है, रसूलुल्लाह के ऊपर कोई भी नहीं है, और इन लोगों के साथ हम किसी और को कंपेयर नहीं कर सकते। और कुरान इतना ज्यादा पवित्र है, इतना हॉली है कि हम इसको किसी और चीजों के साथ कभी कंपेयर तो क्या बात भी नहीं कर सकते। और जिनके ऊपर ये नाजिल हुआ, मतलब हमारा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब हमारा मोहम्मद, उनसे ज्यादा अच्छा इंसान कोई और हो ही नहीं सकता। हमें बचपन से यही सिखाया गया, हम अंधाधुन फॉलो करते थे, रोजे रखना, नमाज पढ़ना, कुरान को रट्टा मारना, यही सब चीजें हम करने लगे। घर से बाहर जाके पता चली भाई ये तो तुम गलत बोल रहे, इसमें तो इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। घर से जब बाहर गई तो मुझे 2 न्यूज मिली, ठीक है। पहली बात, एक न्यूज मिली, मुझे कॉल करके बताया गया कि मेरे घर के थोड़ी सी दूर में एक हिंदू लड़का था जिसने प्रॉफिट के बारे में थोड़ा सा मतलब रियलिटी दिखाई थी, गलत नहीं बोल सकते कि अभी हमको सच्चाई पता है तो हम गलत नहीं बोलेंगे, उसने रियलिटी दिखाई। उसने बस इतना बोला कि मोहम्मद एक ऐसा इंसान था जो छोटी बच्ची से शादी किया और इतने सारे बीवी रखते थे, तो फिर तुम इनको कैसे फॉलो कर सकते, बस इतना सा लिखा था फेसबुक पे, किसी पेज में उसने डाल दिया। उसके घर को, वो एक शॉप का ओनर था, उसके शॉप को सब कुछ जला दिया गया, कोई रीजन नहीं था, सिर्फ इतना बोला तो जला दिया। और हमारा यहाँ का मतलब सिस्टम देखो, लोगों ने कंप्लेन किया, पब्लिक ने कंप्लेन किया तो पुलिस उसको ही पकड़ के लेके गई, सच्चाई का जांच भी नहीं किया, उसने जो बोला सच है या झूठ है या फिर कौन से तरीके से बोला, कुछ भी जांच नहीं हुई, बस उसको पकड़ के लेके चले गए। फिर वो पुलिस के थाने में बंद है, ठीक है, अभी भी है, कम से कम 3-4 साल हो गया, अभी भी है, अभी भी बंद है। हाँ अभी भी बंद है। उसको किसी ने छोड़ने के लिए, मतलब कोई उसके घर वाले भी नहीं जा सकते ना, क्योंकि उसके घर वालों को पूरा एकदम ऐसे बोला गया तुम अगर जाओगे तो तुमको हम मार देंगे, क्योंकि उसने बहुत गलत किया, ठीक है। हो गया। दूसरी न्यूज मेरे कान में ये आई
कि मुझे डराने के लिए, लेकिन ये सच्चाई भी थी। तो मुझे बोला गया कि यहाँ पे एक हिंदू लड़का था जो मुस्लिम लड़के से प्यार करते थे, ठीक है? वो उसको लेके भाग गया, उस लड़की को लेके। तो उस लड़की मतलब मुस्लिम लड़की के घर वालों ने क्या किया, उस लड़के को पकड़ नहीं पाए। लड़के के जो घर वाले थे, मम्मी पापा भाई और भाभी, चारों को पकड़ के लेके आए। पहले तो बहुत मारे, दूसरे टाइम क्या किया, उसके ऊपर एसिड डाला गया। इतना घटिया हरकत किया उन लोगों ने, ये लोग सपोर्ट कर रहे थे और मुझे बोला कि तुम ऐसा कभी मत करना, मुझे डरा रहे थे और ये सच्चाई बता रहे थे। लेकिन मैंने इनको कहा कि यार हम तो पीसफुल कम्युनिटी में रहते हैं, हमारा इस्लाम तो ये नहीं सिखाता, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। अगर किसी ने गलत किया तो हमें तो यही बोला जाता था कि रसूल अल्लाह सबको क्षमा कर, सबको माफ कर देते, क्षमा करते। तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो, तुम लोग भी उन लोगों को माफ कर दो ना। और एक बात ये है कि अगर वो लोग गलत बोल भी दिए, गलत कर भी दिए, इससे अल्लाह और रसूल अल्लाह को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तो सबसे ऊपर है, तो उनको तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मुझे बोला गया कि हम लोगों से बोल लिया किसी और के सामने ये बात नहीं बोलना, क्योंकि ये बहुत गलत बात है, तुमको मार देंगे, ऐसा बोला। तो मैं ना थोड़ी सी डर गई। तो मुझे ना उस टाइम जब मैं घर से बाहर हूँ, मुझे इंडिपेंडेंट फील हो रहा है, जब मुझे ह्यूमैनिटी के बारे में पता चल रहा है कि इंसानियत नाम की चीज क्या है, इंसानियत क्या है, तब मुझे सब कुछ अपने आंखों के सामने अच्छे से दिख रहा है। और तब भी मैं रट्टा ही मारती थी, तब मुझे इस्लाम के अंदर की चीजें नहीं पता थी, उस टाइम पे मैं रट्टा ही मारती थी, हमें मीनिंग नहीं पता था। और हमारे घर से ना मतलब लड़कों को ज्यादा फोर्स किया जाता है मदरसा में पढ़ने के लिए, लड़कियों को उतने ज्यादा फोर्स नहीं किया जाता, ठीक है। और यहाँ पे जो हिंदू रहते थे वो लोग ना सेकुलरिज्म में भरोसा करते हैं, मतलब हिंदू पर या मुस्लिम पर ये नहीं भरोसा करते, सेकुलरिज्म पे भरोसा करते हैं। और ये लोग ना मुस्लिम से डरते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि मुस्लिम बहुत वायलेंट होता है और ये लोग इनको मार भी सकते हैं। तो इस वजह से ये लोग डरते भी थे। तो और एक चीज क्या हुई, जब मैंने ये सुना तो मैंने इन लोगों पे क्वेश्चन उठाए, तो मुझे ये बोल के चुप करवा दिया गया, चलो ठीक है ये भी अच्छा है। तो मुझे ना बाद में मुझे साफ साफ नजर आने लगी कि इसमें इंसानियत नहीं है, क्योंकि अगर इंसानियत होती तो मेरे घर के थोड़ी सी मतलब एक दो घर छोड़ के ही, सब यहाँ पे सब मुस्लिम ही वैसे बहुत कम हिंदू है, तो एक दो घर छोड़ के ही जो भी घर है उस पे एक आंटी रहती थी, उनके हस्बैंड उनको बहुत मारते थे। और उनके जो घर वाले थे, मम्मी पापा जब आते थे क्या बोलते थे कि हस्बैंड है यार, वो लड़का है वो कर सकता है, क्योंकि वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें हस्बैंड की बात माननी होगी, तुमने कोई गलती की होगी, है ना, तुमने कोई गलती की इसलिए तुम्हें मार रहे हैं, ऐसे बोला जाता था। लेकिन उसके अगेंस्ट नहीं बोला जा रहा था कि तुम किसी लड़की को नहीं मार सकते, चाहे वो कितना भी गलत कर ले, तुम उसे समझा सकते हो, बोल सकते हो, तुम उसके साथ डिबेट कर सकते हो, आर्गुमेंट कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मार नहीं सकते हो, ये नहीं बोला जाता। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्यों नहीं बोला जा रहा है, और उनको गलत क्यों नहीं बोला जा रहा है। तब उस टाइम पे मुझे समझ आ रही थी कि ये भी गलत है, और मुझे नहीं पता था कि इस्लाम में ऐसा है। तो मैं ना सोचा कि यार इतना गलत तो नहीं हो सकता, क्योंकि इतना गलत इस्लाम क्यों ही सिखाएगा, हम जिसको बचपन से फॉलो करते हैं, जो मतलब इस्लाम तो पीस चीज सिखाता है ना, पीस रहो, पीसफुल रहो, ये सब चीजें सिखाते, तो मैं इतना गलत तो नहीं सिखा सकता। तो मैंने सोचा कि मुझे ना मीनिंग पढ़ना है, मुझे हर चीज का मीनिंग जानना है, इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो उस टाइम से ना मैं पढ़ना स्टार्ट की, ठीक है। तो उस टाइम मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने पहली बार सही अल बुखारी की हदीस पढ़ी थी, ठीक है। वो मुझे बहुत जगह गलत लगा। जब कुरान पे मीनिंग पढ़ रही थी, सूरा अन्निसा था, वो बहुत ज्यादा गलत लगा मुझे, बहुत जगह पे, एक जगह पे नहीं बोल सकती पर्टिकुलर नहीं, बहुत जगह पे गलत लगा। जब सूरा अल बकरा होता है उस पे भी मुझे बहुत ज्यादा गलत लगा। मैं जब थोड़ी थोड़ी करके पढ़ने लगी, मुझे बहुत ज्यादा गलत लगने लगा, तो मुझे रियलाइज हो गया कि यार मुझे नहीं रहना ऐसी कोई मजहब में। लेकिन मैं छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इसको छोड़ा भी जा सकता है ना, मुझे मुस्लिम के बारे में नहीं पता था। तो मुझे इतना जरूर पता था कि मुझे फॉलो नहीं करना। वहां से जब मैं आई, मतलब हॉस्टल से जब पहली बार घर आई थी, तो मैं हिजाब नहीं पहनी थी, मैंने सिर्फ एक चूड़ीदार, मतलब जो सलवार होता है वो डाल रखी थी। मैं फुल स्लीव सलवार पहनती थी, क्योंकि हमारे घर पे वही पहनने के लिए दिया जाता था। फुल स्लीव सलवार पहनी, ऊपर से एक दुपट्टा ले लिया अच्छे से, बहुत अच्छे से कवर अप करके, लेकिन सर पे नहीं रखी थी, बॉडी पे पूरा कवर अप कर ली। मुझे फिर भी मारा गया ये बोल के, तुमने बुरखा क्यों नहीं पहना, हिजाब क्यों नहीं डाल रखा। तो मैंने ना उस टाइम मैंने घर से लड़ लिया कि यार मुझे नहीं पहनना, क्योंकि मुझे लिफाफे में बंद नहीं रहना, मैं क्यों रहूं बंद। और अगर इससे कोई प्रॉब्लम होती तो प्रॉब्लम उनको होनी चाहिए ना, जो गलत कर रहे हैं, जिसके साथ गलत हो रहा है वो क्यों प्रॉब्लम फेस करे, तुम्हारे लिए हम प्रॉब्लम क्यों फेस करेंगे, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं मानना। लेकिन पापा ने बहुत कुछ सुना दिया, तो उसके बाद बोले कि ठीक है बुरखा नहीं पहनेंगे, चलो हम हिजाब ले लेते, फेस को कवर कर लेंगे। तो पापा ने बोला ठीक है। तो इसके टाइम जब भी घर जाते थे कि हम मतलब हिजाब पहन के फेस टेस कवर करके फिर जाते थे, ठीक है।
घर से जब जाते थे तब भी वही करते थे, लेकिन ट्रेन में जाके हम बदल लेते थे, मतलब दुपट्टा सर पे नहीं रखते थे, ऐसा होता था। तो इसके बाद से जब पढ़ना स्टार्ट की तो पहले मुझे ये सब चीजें गलत लगने लगी, फिर मुझे पता नहीं था कि इसको छोड़ सकते हैं। तो मैं एक दिन यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी ऐसी नॉर्मली, तो सबसे पहले मुझे आपका चैनल मेरे सामने आया था, कोई एक वीडियो आया था और मैं ना वीडियो नहीं देखी थी, उसका थंबनेल भी मैंने नहीं देखा था, सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम मुझे देखा कि एक्स मुस्लिम साहिल बोल के। मैं सोची यार एक्स मुस्लिम क्या होता है, मुझे जानना है, क्योंकि एक्स मुस्लिम की मैंने तो कभी नहीं सुना कि ऐसी भी कुछ होती है, क्योंकि हमें तो पता है हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म और ये हमारा जो मजहब है ये यही सब चीजों के बारे में पता है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं पता एक्स मुस्लिम क्या है। तो मैंने ना आपके चैनल में जाके पूरा एकदम अच्छे से ध्यान से सब वीडियो देखने स्टार्ट किए, तो एक एक करके मुझे सारे एक्स मुस्लिम के बारे में पता चलने लगा। उस टाइम में मैंने सोचा यार मैं तो ऑलरेडी छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि मैं तो काफिर हूँ, मैं तो मुनाफिक हो गई, मैं तो इनको मानती नहीं हूँ। और मैं तो यार जो शिर्क करते हैं मैं तो उनको सपोर्ट भी करती हूँ कि यार गलत ही क्या है, तुम्हें अगर शांति मिल रही तुम कर सकते हो। तो मैं तो फिर मुनाफिक भी हो गई और काफिर भी हो गई, तो मैं तो मानती नहीं थी ऐसे भी, तो यार मैं भी तो एक्स मुस्लिम हूँ। उस टाइम से मुझे कीड़ा जाग गया कि नहीं यार मुझे पूरा जानना है और मुझे हर एक क्वेश्चन का जवाब भी चाहिए, अभी सिर्फ क्वेश्चन नहीं चाहिए, अभी जवाब भी चाहिए। उस टाइम के बाद से जब पहली बार आपका चैनल देखा तो मुझे पूरा मोटिवेशन मिल गया कि नहीं अब मुझे भी यही करना है और मुझे भी लोगों को बताना है कि इस्लाम मजहब में क्या है, लड़कियों के लिए खास करके। क्योंकि यार एक बात तो मैं मानती हूँ कि लड़कों जो लड़के हैं मोमिन हैं वो लोग क्यों सोचेंगे, मतलब क्यों छोड़ने की बात करेंगे। उनको यहाँ पे 4 बीवी मिल रही है वो मतलब, और मरने के बाद 72 हुरे मिल रही है, तो सारी मलाई तो उनके हक में आ रही है ना, तो वो लोग क्यों छोड़ेंगे, है ना। तो यार उनको तो मैं नहीं समझा सकती, लेकिन जो लड़कियां हैं जिनके साथ गलत हो रही है उनको तो समझा सकती हूँ। क्योंकि भाई बहन में शादी भाई क्यों करना, जिसको तुम भाई बोल रहे हो जो तुम्हें बहन बोल रहे हो वो तुम्हारे बिस्तर में कैसे आ सकता है, ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है ना। उसके बाद से मुझे प्रॉफिट की पूरी हिस्ट्री पता चली, तब मुझे लगा यार इस इंसान को मैं फॉलो करती थी, इसके लिए मैं मरने मारने की मतलब तैयारी में थी। और मैं ना ये भी करती थी, क्या है पता है, कि जो लोग काफिर होते थे मेरे हिसाब से उस टाइम पे, मैं उनको बोलती थी यार तुम्हें पता है तुम लोग ना जहन्नम में जाओगे, अभी से ना ये सब बंद कर दो, ये सब गलत चीजें हैं। मैं ना उनको ये बताती थी जाके, सच में मुझे खुद में हंसी आती कि मैं ये करती थी इसके लिए। मुझे इतना ज्यादा गलत लगता है ना अभी, सही में मुझे बहुत गलत लगता है, मैंने बहुत गलत किया। हाँ तो साहिल सर आप ये बताइए क्वेश्चन। हाँ हाँ मैं ये कह रहा था कि ये मतलब जो पूरा वाकया हुआ है उसके बाद फाइनली जब आपने चैनल देखा हम मेरा, उसके बाद हाँ फिर आपने डिसीजन लिया कि भाई इससे निकलना है, यानी मतलब आप ऑलरेडी निकल चुकी थी, लेकिन जो एक साहस और एक हिम्मत आपको चैनल देखने के बाद मिली और आपको पता चला कि भाई इस नाम की भी कोई चीज है, एक्स मुस्लिम भी होते हैं जो इस्लाम छोड़ देते हैं, उनको कहते हैं, तो मेरे पास ये ऑप्शन है। हाँ, आपके चैनल देखने के बाद ही मुझे ये सब पता चला। बहुत जबरदस्त। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और आई एम श्योर कि आपके जैसे और लाखों लोग होंगे जिनको ये सारी चीजें पता ही नहीं है, और अगर उनको ये बातें पहुंचेगी, मालूम पड़ेगी, तो उनका निकलना भी तय है।